नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम एक कहानी दो कविताएं कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के मंच पर। आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करती हूं और प्रयास करती हूं कि आप तक एक श्रेष्ठ कार्यक्रम पहुंचा सकूं। और मुझे परम आदरणीय विनीता दी की उपस्थिति दिखाई दे रही है, बहुत सारे नाम दिखाई दे रहे हैं और मैं दूसरे मोबाइल में कोशिश कर रही हूं कि आप सबको देख सकूं। और क्योंकि जिस मोबाइल से मैं कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हूं वहां पर आप सबके कमेंट्स नहीं दिखाई देते, क्योंकि ये मुझे लगता है ये फेसबुक की टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूं। मुझे हरेश दमानी जी की उपस्थिति दिखाई दे रही है। रितु मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सुरेंद्र पाल वैद्य आदरणीय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं। और रीता शर्मा दीदी हैदराबाद से जुड़ी हैं, संजीव गौतम जी, प्रदीप पुजारी जी, वानी जोशी जी और जय कृष्ण सिंह जी, बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ संतोष शर्मा जी आदरणीय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए मैं बढ़ती हूँ, मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ दूसरे फोन में, लेकिन आपसे मैं शुरू करती हूँ। और आज मैं जिन वरिष्ठ साहित्यकार रंजना मजूमदार जी की एक कहानी और दो कविताएं लेकर आ रही हूँ, आप सभी उनको जानते हैं। मैं देख रही हूँ डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा सर की भी उपस्थिति हो चुकी है, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और देख रही हूँ मैं कि अगर मुझे दूसरे मोबाइल में मिल जाए अगर ये, तो पता नहीं आजकल क्या क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं उनका एक छोटा सा परिचय पढ़ूंगी। मुझे उनकी उपस्थिति दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा समय ले रही थी। हमारे साथ रेखा शर्मा जी, राम गोपाल चौबे जी, सुनीता माहेश्वरी जी, दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह कार्यक्रम मैं हमेशा कहती हूँ मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इसमें हर बार एक श्रेष्ठ रचनाकार की एक कहानी दो कविताएं मैं आपके समक्ष पढ़ती हूँ और प्रयास करती हूँ कि जो वो कहानी कहना चाहती है, जो कविता, जो भाव प्रस्तुत करना चाहती है, वह आप तक पहुंचे और आप उसको ग्रहण कर पाएं और हम सभी उससे कुछ प्रेरणा ले पाएं। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी कविताएं, कहानियां सिर्फ पृष्ठों में ही सजी रह जाएं। जन जन तक पहुंचे, हर जन तक पहुंचे, हर मन तक पहुंचे। तो यही प्रयास है हमारी इस कोशिश का, इस कार्यक्रम का। चलिए, मुझे वो कार्यक्रम तो वहां नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। मुझे आदरणीय पूनम त्रिपाठी जी की उपस्थिति दिखाई दे रही है, मिथिलेश राय जी की उपस्थिति है। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ जी। अब मैं देख रही हूँ मुझे मिल गया है और मुझे दिखाई दे रहा है अब दूसरे फोन में, तो मैं आपकी उपस्थिति को देख पाऊंगी और धन्यवाद भी कर पाऊंगी जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और उनका एक छोटा सा परिचय। तो जो अभी जुड़े हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आज मैं एक वरिष्ठ साहित्यकार जिनको आप सभी जानते हैं, रंजना मजूमदार जी, जो कविताएं भी लिखती हैं, कहानियां भी लिखती हैं और बहुत सारी विधाओं में लिखती हैं, उनकी एक कहानी और दो कविताएं लेकर आई हूं। तो जी धन्यवाद अमृत सर। बस एक प्रयास है कि कुछ अच्छा कार्यक्रम आप तक पहुंचाऊं मैं। तो मैं उनका एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। और हमारे साथ आदरणीय सुभाष राहत बरेलवी जी जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। मंगसरीन जी जुड़ गई हैं और मैं उनका भी बहुत स्वागत करती हूँ। तो उनका परिचय बहुत ही सुंदर है। यूपीएससी के एंट्रेंस एग्जाम जो दे रहे होते हैं बच्चे, उनके लिए अंग्रेजी
की शिक्षा वो देती हैं उन बच्चों को। अंग्रेजी शिक्षिका हैं और कई भाषाओं में लिखती हैं, ये उनकी खूबी है। हिंदी, उर्दू, बंगला और अंग्रेजी में वे लिखती हैं। गीत, लोकगीत, गजल, भजन, कविताएं, कहानी, लगभग सभी विधाओं में वे लेखन कर रही हैं। उनके 2 एकल और 8 साझा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ऑनलाइन मंच पर, पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं छपती रहती हैं। अनेक सम्मान उन्हें प्राप्त हुए हैं। देश विदेश की यात्रा करना उन्हें बहुत पसंद है और सबसे बड़ी बात वो बहुत उम्दा कलाकार हैं। नाना प्रकार की हस्तकलाओं में पारंगत हैं तथा ललित कलाओं जैसे नृत्य, संगीत, रविन्द्रनाथ टैगोर संगीत उन्होंने सीखा है तो उसमें भी रुचि रखती हैं। समय समय पर वो प्रदर्शनियों में भी अपनी कलाकृतियों को रखती हैं और वो लिखती हैं, मन बच्चा सदा सच्चा रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। तो ये उनकी प्रार्थना है। हमारे साथ आदरणीय रमाकांत भद्रिया जी जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। रोहित यादव जी, निधि पोद्दार जी, निधि भाभी ये मेरे ही मायके से हैं और मैं उनका स्वागत करती हूँ। तो चलिए मैं जल्दी से शुरू करती हूँ। पहली उनकी कविता, वैसे ये छंदबद्ध कविताएं लिखती हैं, रचनाएं लिखती हैं, लेकिन आज उन्होंने मुझे छंद मुक्त कविताएं भेजी हैं ताकि मैं आराम से पढ़ सकूं। तो मैं उनकी पहली कविता सुना रही हूं, जो इसी उनका जो थॉट था जो मैंने अभी पढ़ा, मन बच्चा सदा सच्चा रहे, तो वही उसी थॉट को जोड़ती हूँ, उसी विचार को उनकी कविता से जोड़ती हूँ। और आदरणीय सुनील जोशी जी जुड़ गए हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करती हूँ। तपन रॉय जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। और अब बीच में मैं नहीं रुकूंगी कविता के बीच में, आपका धन्यवाद मैं बाद में करूंगी। कृपया जुड़े रहिएगा क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर कविताएं और कहानियां लेकर मैं आती हूँ। अच्छा, रंजना मजुमदार जी की उपस्थिति हो गई है, बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उनका नाम दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे साथ भगवती प्रसाद मिश्र बेधड़क जी जुड़े हुए हैं और लगभग 27-28 लोग हमें देख रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप जुड़े रहिएगा। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कृपया 3 डॉट से आप लिंक लेकर शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप में। उमंग जी अगर हो सके तो हमारे ग्रुप्स में कर दीजिए प्लीज। चलिए, तो पहली जो उनकी कविता है, ना पूछो मुझसे मेरी उम्र का पता। ठीक, ना पूछो मुझसे मेरी उम्र का पता, हर राह पर कुछ किस्से जाने हैं, हर मोड़ पर मैंने कुछ चेहरे पहचाने हैं, हर सीढ़ी पर कुछ राज छुपाने हैं, किसी की मीठी बातें किसी के लब पर ताने हैं, कैसे फिसली यह रेत उंगलियों से, मालूम नहीं कैसे ये फसाने हैं। जब चाहा किसी डोर को पकड़ना, जब चाहा किसी डोर को पकड़ना, हाथों से छूटे ताने बाने हैं, कभी किसी से मिल ना पाए, कभी किसी से मिल ना पाए, जिनके हम बड़े दीवाने हैं, कभी किसी से मिल ना पाए, जिनके हम बड़े दीवाने हैं। न पूछो मुझसे उम्र का पता, हर राह पर कुछ किस्से जाने हैं। वक्त वक्त की बात है, वक्त वक्त की बात है, बनाए हमने भी जाने कितने बहाने हैं, कितने ही सवालों का फंदा, कितने ही सवालों का फंदा जिस्म पर लिपटा रहा, कितने ही सवालों का फंदा जिस्म पर लिपटा रहा, कितने ही सवालों को ना मिले ठिकाने हैं, कितने ही सवालों को ना मिले ठिकाने हैं। उम्र भर लुका छुपी का खेल चलता रहा, उम्र भर लुका छुपी का खेल चलता रहा, अब भी हम उन कसे हुए तीरों के निशाने हैं, अब भी हम उन कसे हुए तीरों के निशाने हैं। सीढ़ियां तो उम्र की, सीढ़ियां तो उम्र की, बिना हम सफर भी हम चढ़ते रहे, सीढ़ियां तो उम्र की, बिना हम सफर भी हम चढ़ते रहे, पर दिखाने छुपाने के खेल में
हम अभी भी बचकाने हैं, पर दिखाने छुपाने के खेल में हम अभी भी बचकाने हैं। और फिर से कहती हूँ मैं, ना पूछो मुझसे मेरी उम्र का पता, हर राह पर कुछ किस्से अनजाने हैं, हर मोड़ पर मैंने कुछ चेहरे पहचाने हैं, हर सीढ़ी पर कुछ राज छुपाने हैं, हर सीढ़ी पर कुछ राज छुपाने हैं। तो ये थी उनकी पहली कविता, उम्र का पता। तो बिल्कुल किसी से किसी की उम्र का पता क्यों पूछना, खुद ही जान लीजिए क्या राज है, और नहीं जान पाए तो छोड़िए, जो समझ पाए वो समझ लीजिए और आगे बढ़िए। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ परम आदरणीय डॉक्टर दमयंती शर्मा जी जुड़ गई हैं मुंबई से। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत स्वागत है। और जो अभी अभी जुड़े हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आज मैं लेकर आई हूँ रंजना मजूमदार जी की एक कहानी दो कविताएं। कार्यक्रम का नाम भी यही है, एक कहानी दो कविताएं। और आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम को कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के मंच पर। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ अंजू क्वात्रा जी जुड़ गई हैं। डॉक्टर अंजू क्वात्रा जी का मैं स्वागत करती हूँ, जुड़े रहिएगा। अब मैं जल्दी से प्रस्तुत कर रही हूँ उनकी एक छोटी सी कहानी, पर बहुत सुंदर कहानी है। कुछ ना कुछ कहानी चाहे छोटी हो या बड़ी, वो हमेशा कुछ ना कुछ संदेश देकर जाती है, एक प्रश्न छोड़कर जाती है, कुछ कुलबुलाहटें छोड़कर जाती है कि क्या हो सकता था, ऐसे हो सकता था, वैसे हो सकता था। तो बिल्कुल देखते हैं इस कहानी का क्या असर आपके ऊपर छूटने वाला है। तो बढ़ती हूँ कहानी की ओर। रंजना मजूमदार जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इतनी सुंदर कविताएं और कहानी उन्होंने मुझ तक पहुंचाई हैं। कांटा, इस कहानी का नाम है कांटा। रीमा जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी, क्योंकि उसे घर जल्दी पहुंचना था। उसके 2 साल के बेटे का ध्यान रखने वाली बाई को भी आज ही घर जल्दी जाना था। रीमा जब घर पहुंची तो बाई जाने को तैयार खड़ी थी। रीमा को देखकर हंसकर बोली, बाबा को दूध पिला दिया है, बाबा को दूध पिला दिया है, डायपर भी बदल दिया है, अभी वो खेल रहा है। थैंक यू वर्षा, अब तुम जा सकती हो। नमस्ते दीदी, कहकर वर्षा दरवाजे से बाहर निकल गई। रीमा ने जाकर बबलू को देखा, वह बड़े मजे से खेल रहा था, हाथ पैर चला रहा था। कपड़े बदलकर रीमा रात के खाने की तैयारी में रसोई में जुट गई। सब्जी बनाते बनाते उसका पति दीपक भी ऑफिस से आ गया था। कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर थोड़ी देर वह बबलू के साथ खेलने लगा। बबलू की पैदाइश के बाद से दोनों पति पत्नी की यही दिनचर्या बन गई थी। दोनों ही काम करते थे, इसलिए बबलू की देखभाल के लिए मजबूरन एक बाई रखनी पड़ी थी। रीमा को काम करते करते याद आया कि उसकी शादी से दीपक की मां प्रसन्न नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र की शादी में आने से मना कर दिया था। शादी के बाद रीमा और दीपक मां से मिलने गए थे, पर 2 दिन से अधिक उनके घर में ना रह सके। मां की बेरुखी ने बेटी बहू दोनों को ही पराया कर दिया था। मां को रीमा ऐसा कांटा लगी थी जो बेटे और मां के बीच में चुभ रहा था। उसके बाद से दीपक और रीमा ने मां को बहुत मनाने की कोशिश की, पर मां का मान भंग ना हो सका। दीपक को इस बात का बहुत दुख था, रीमा को भी बुरा लगता था, पर दोनों ही विवश थे। करीब 1 साल बाद मां का मन थोड़ा पिघला तो वे उनके घर आईं। रीमा ने उनकी दिल से आव भगत की, पर वह मां को मना नहीं पाई, मां का दिल जीत नहीं पाई। मां ने उसे हर बात पर ताना मारा, हर काम में उसकी कमियां निकालती गईं। कोशिश कर करके भी दीपक और रीमा दोनों थक गए थे। कुछ दिनों बाद मां खुद ही वापस चली गई। बबलू के जन्म के बाद रीमा और दीपक को एक आस बंधी थी कि शायद अब मां का गुस्सा कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा,
पर उनकी आशाओं पर भी पानी फिर गया था जब मां ने इस शुभ समाचार का कोई जवाब नहीं दिया। गृहस्थी की गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी। तेज इसलिए कि बच्चा, घर और ऑफिस तीनों को एक साथ संभालने में रीमा के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और रीमा ही क्यों, दीपक भी कहीं ना कहीं बहुत व्यस्त हो गया था। रीमा ने सासू मां को फिर से मनाने की कोशिश की, पर मां तो पत्थर बनी रही। रीमा को कभी कभी आश्चर्य भी होता था कि बहू से नाराज सही, पर क्या उनको अपने पोते का देखने का मन नहीं करता। अगले महीने बबलू का जन्मदिन आने वाला है। दीपक और रीमा ने फिर से मां को निमंत्रण भेजा, पर हमेशा की तरह उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब तो रीमा ने आशा ही छोड़ दी थी कि उसे दीपक और बबलू को मां का कभी प्यार मिल सकेगा। दुखी मन से उन्होंने जन्मदिन मां के बिना ही मनाने का निश्चय किया। एक दिन दीपक ने शाम को घर लौटकर रीमा को एक लिफाफा पकड़ाया। रीमा ने प्रश्न सूचक निगाहों से उसे देखा तो दीपक ने कहा, पढ़कर देखो। रीमा ने लिफाफा खोला तो वह आश्चर्यचकित रह गई। मां का पत्र था, दीपक के नाम। उन्होंने दीपक को बबलू का जन्मदिन अपने घर पर मनाने का न्योता दिया था। वह अपने घर पर पोते का जन्मदिन की पार्टी देना चाहती थी, पर अचरज की बात यह नहीं थी, रीमा समझ नहीं पाई। पत्र में केवल दीपक और बबलू को बुलाया गया था। रीमा का कहीं कोई नाम न था। दुख, स्वाभिमान और अपमान से रीमा की आंखों में आंसू आ गए थे। दीपक ने उसे बाहों में लेकर बड़ा समझाया। उसने कहा, जहां तुम्हारा स्थान नहीं वहां मैं और बबलू कभी नहीं जाएंगे। रीमा रोते हुए बोली, नहीं, तुम लोग जाओ, तुम्हारा तो खून है ना, उन्हें अपने पोते को देखने का पूरा हक है। पर दीपक ने साफ मना कर दिया। बात आई गई हो जाती यदि रीमा ऑफिस में अपनी सहेली ऋचा से इस घटना का जिक्र न करती। ऋचा को जब यह बात पता चली तो वह गुस्से में तमतमा गई, बहुत कुछ कहा और रीमा चुपचाप सुनती रही। दूसरे दिन ऑफिस पहुंचते ही ऋचा ने रीमा को अपने पास बुलाया और धीमे स्वर में कहा, मैंने बहुत सोचा सीमा, तुम्हारे और तुम्हारी सासू मां के बारे में। इसके बाद उसने धीमे स्वर में रीना के कानों में अपनी योजना बताई। पहले तो रीना ने नानुकुर किया, पर फिर मान गई। शाम को घर पहुंचकर वह अपनी सासू मां को पत्र लिखने बैठ गई। आदरणीय मां, आपका पत्र पाकर बहुत अच्छा लगा। मैं बेकार ही इस भ्रम में पड़ी रही कि आप मुझसे नाराज हैं या मुझे पसंद नहीं करती। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप असल में मेरा कितना ख्याल रखती हैं। इसलिए आपने दीपक और बबलू को बुलाया है। मैं तो पहले समझ ही नहीं पाई थी। घर, ऑफिस, बबलू, इन सब की देखभाल में मैं इतनी व्यस्त हो गई थी कि मुझे कभी आराम का समय ही नहीं मिला, और आप मुझे आराम देना चाहती हैं। 3 तरफा काम के बोझ से मुझे कुछ दिनों के लिए अवकाश देना चाहती हैं। आपका बहुत शुक्रिया मां। आपके पोते का ध्यान आप बहुत अच्छी तरह रखेंगी, यह तो मुझे पता ही है। फिर भी आपकी सुविधा के लिए कुछ बातें आपको बता देना चाहती हूँ। बबलू सुबह 5 बजे दूध की पहली फीड लेता है, जो वह सोते सोते ही पीता है। उसके बाद हर 2 घंटे बाद उसे कुछ हल्का देना पड़ता है, कभी केला मैश करके, कभी दाल का पानी, कभी दूध या कभी दूसरा कुछ। पॉटी और शूशू भी अभी बता नहीं पाता है। वैसे मुझे पता है कि आप सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेंगी। रात को बहुत बार उठ जाता है, पर मुझे पता है कि आप उसे दुलार कर अपने सीने से लगाएंगी तो वह सो जाएगा। मैं दीपक के साथ उसके एक्स्ट्रा कपड़े और हगीज भेज दूंगी। कभी कभी उल्टी कर देता है,
तो कपड़े तो ज्यादा चाहिए। मुझे यकीन है कि आप दीपक को बड़ा करने के गुर अभी नहीं भूली होंगी और आपके पोते को भी यह सुख प्राप्त हो सकेगा। अंत में आपको फिर धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपके कारण मुझे इतने दिनों का आराम मिल सकेगा। चरण स्पर्श, आपकी बहू रीमा। पत्र को भेजने के 1 हफ्ते बाद ही मां का खत आया कि जन्मदिन के अवसर पर वे 2-3 दिनों के लिए बच्चों के पास आ रही हैं। रीमा ने सारा किस्सा दीपक को बताया। दोनों बहुत हंसे। दीपक हंसते हुए बोला, वाह रीमा, तुमने कांटे से कांटा खूब निकाला। रीमा भी हंस पड़ी, बोली, आपकी मां को मनाने की फिर से एक बार कोशिश करेंगे। तो यह थी कहानी कांटा। उम्मीद करती हूं मैं इस कहानी के साथ न्याय कर पाई होंगी और आप तक इस कहानी की सुंदरता, सौंदर्य को, शिल्प को पहुंचा पाई होंगी। मैं देख रही हूं हमारे साथ बहुत सारे सुधीजन जुड़ गए हैं। मैं उनका अभिवादन करना चाहती हूँ। हमारे साथ परम आदरणीय डॉक्टर रूपचंद शास्त्री मयंक जी जुड़े हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आकाश नाइक जी मुंबई से जुड़े हैं। रेखा कक्कर जी बहुत सुंदर, बहुत ही श्रेष्ठ चित्रकार हैं, आगरा से जुड़ी हैं, उनका धन्यवाद करती हूँ। मंजुलता जी जुड़ी हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। और मधु खोवाला जी भी जुड़ी हैं, उनका भी शुक्रिया। आदरणीय मंजू श्रीवास्तव जी की भी उपस्थिति मैंने देखी थी, उनको भी मैं नमन करती हूँ। और जो नाम ऊपर चले गए हैं मैं उन सभी को, गीता चौबे गूंज जी बहुत ही उम्दा रचनाकार हैं, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ और आप सभी की उपस्थिति को नमन करते हुए आगे बढ़ती हूँ। साधना हरीश जी जुड़ी हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ और इसी उम्मीद के साथ कि एक अच्छा कार्यक्रम आप तक मैं पहुंचा सकूं, इसी उम्मीद के साथ यह कार्यक्रम हम लेकर आते हैं हर मंगलवार शाम को 7 बजे से। और अब मैं उनकी दूसरी रचना पढ़ूंगी। मुझे अभी भी रंजना मजूमदार जी की उपस्थिति दिखाई नहीं दे रही है। एक मैसेज से जरूर मुझे पता चला कि वो उपस्थित हैं, लेकिन उनके कमेंट्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ वे मौजूद होंगी, नहीं तो बाद में देखेंगे। अगली जो उनकी कविता है तृष्णा, तो प्रस्तुत है उनकी ये कविता और मैं बीच में नाम नहीं पढ़ती हूँ, तो शुरू करती हूँ उनकी ये दूसरी कविता। इतनी तृष्णा मन के अंदर कहाँ से आती है, इतनी तृष्णा मन के अंदर कहाँ से आती है, ऐसी अनंत प्यास हमें कहाँ ले जाती है। मन का घोड़ा बेलगाम दौड़ता, न कहीं रुकता न कहीं थमता, बन चेतक यह हवाओं सा उड़ता, उसके पंखों की यह ऊंची उड़ान बताओ क्यों हमें भरमाती है। इतनी तृष्णा मन के भीतर कहाँ से आती है। ना इसे कभी अनजान का डर, ना है भविष्य की कोई चिंता, धूसर धूमिल सपनों में भी इंद्रधनुष के रंग भरता, कभी टिमटिमाते तारों के साथ आकाश में विचरता, या जुगनुओं की टोली ले नक्षत्रों से आंख मिचोली करता। कभी ना खत्म हुआ यह खेल, नटनागर सा बदल बदल कर वेश, ऐसा यायावर सा दिन रैन को नकारता। कितनी ही मृग तृष्णा के पीछे भागता, ऐसी जिजीविषा मन में कहाँ से आती है, ऐसी जिजीविषा मन में कहाँ से आती है, इतनी तृष्णा मन के अंदर कहाँ से आती है। कभी विमुग्ध होता किसी रूप सुंदरी के चिबुक के तिल पर, बिखर जाता बाल रवि की मुस्कान देख, सूरजमुखी बन उपवन में खिल जाता, कभी प्राण शाखा बन रच जाता, गोपियों के उलाहने सुनकर भी कान्हा की मुरली के स्वर में। फिर से पढ़ूंगी ये पंक्तियां। कभी विमुग्ध होता किसी रूप सुंदरी के चिबुक के तिल पर, बिखर जाता कभी रवि की मुस्कान देख, सूरजमुखी बन उपवन में खिल,
कभी प्राण शाखा बन रच बस जाता, गोपियों के उलाह ने सुनकर भी कान्हा की मुरली के स्वर में। कभी निर्झर की गति में झरझर बन झरता, कभी रात के माथे पर चांद बन चमकता। किस अनजान रास्ते की पथिक हूं मैं, किस अनजान रास्ते की पथिक हूं मैं, किस अनबूझी मंजिल को जाना है, किस अनबूझी मंजिल को जाना है, कहां कहां भटकती हूं मैं। यह मृग तृष्णा है या छलावा है, यह मृग तृष्णा है या छलावा है। और अंत में वही कहती हूँ फिर मैं, इतनी तृष्णा मन के अंदर कहाँ से आती है, ऐसी अनंत प्यास हमें कहाँ ले जाती है, कहाँ ले जाती है। तो ये थी उनकी दूसरी कविता, इस आशा के साथ कि आपको प्रस्तुति, सृजन तो बेहतरीन है लेकिन प्रस्तुति भी हद तक मैं उसके साथ न्याय कर पाई हूँ। और बहुत सुंदर सुंदर वो रचनाएं लिखती हैं, बहुत सुंदर स्वर में वो गाती हैं। आप सभी ने उन्हें सुना है। परम आदरणीय सुनीता बंसल जी की उपस्थिति हुई है, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और जी, बहुत सुंदर शब्द संयोजन। और सचमुच ये प्रश्न तो सभी के मन में आता है कि इतनी मृग तृष्णाएं लेकर हम जीते हैं, एक पूरी हो भी जाए कोई हमारी इच्छा तो बहुत सारी फिर तैयार हो जाती है। तो कहाँ से उगती है ये फसल, प्रश्न चिन्ह यही था। हमारे साथ आदरणीय विशंभर नाथ त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, अनिल मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत करती हूँ। हरकीरत सिंह ढींगरा जी की भी उपस्थिति है, मैं उनको भी नमन करती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना समय देते हैं इस कार्यक्रम को, तो बहुत अच्छा लगता है। और इस उम्मीद के साथ फिर मिलूंगी मैं अगले मंगलवार को। अगले मंगलवार को रंजना मजूमदार जी ही आ रही हैं। वो एक मंगलवार को अपनी प्रस्तुति देती हैं और वे किसी न किसी फिल्मी गीतकार के पूरे कृतित्व और व्यक्तित्व पर एक कार्यक्रम करती हैं। और बायोस्कोप के सितारे, तो आप जरूर जुड़िएगा अगले मंगलवार को 7 बजे। और 3 मंगलवार को मैं ये कार्यक्रम लेकर आती हूँ, एक कहानी 2 कविताएं। और मैं देख रही हूँ आप सभी की बहुत सुंदर सुंदर टिप्पणियां मुझे प्राप्त हो रही हैं और मैं विनीता दी का धन्यवाद करती हूँ। वे हमेशा जुड़ती हैं इस कार्यक्रम से। जैसे ही उनकी उपस्थिति मुझे दिखाई दे जाती है, मैं कार्यक्रम की शुरुआत कर देती हूँ। तो जी, धन्यवाद हरकीरत सर, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जुड़ा करिए हमारे कार्यक्रमों से। और अगर आपको अपनी कहानी और कविताएं इस कार्यक्रम में भेजनी है तो आप जरूर भेज सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी अगले मंगलवार रंजना मजूमदार जी के साथ। मैं भी श्रोता बनकर उनके कार्यक्रम को सुनूंगी आपके सबके साथ, और उससे अगले मंगलवार को लेकर आऊंगी फिर से किसी की एक कहानी 2 कविताएं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगी। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।